हम सब थॉमस एंड फ्रेंड्स शो देखकर बड़े हुए हैं, जहां हमने देखा कि सोडोर आइलैंड के लोग और वहां के ट्रेन्स एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक ऐसा शहर जहां ट्रेन्स बात करते हैं, इंसानों को समझते हैं और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पर रियलिटी कुछ और ही है, कुछ बहुत भयानक, कुछ बहुत ही खौफनाक। ये सब शुरू हुआ प्रोफेसर विल से। प्रोफेसर विल 1903 को जर्मनी में पैदा हुए। बायोलॉजी और बायोफ्यूजन जैसे सब्जेक्ट्स पर उनका काफी इंटरेस्ट रहा। और तो और प्रोफेसर विल की पहचान बहुत ऊपर तक थी। इनफैक्ट 1930s के समय रूलिंग पार्टीज का हाथ उनके सर पर था। प्रोफेसर विल एक जीनियस थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरी दुनिया से छुपा के रखते थे। बहुत लोगों ने उनके रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पर सवाल उठाए, पर उन सब के आवाजों को डरा धमकाकर या पैसों से दबा दिया गया, क्योंकि प्रोफेसर विल से पंगा लेना मतलब गवर्नमेंट से पंगा लेना, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। प्रोफेसर विल का बेटा बड़े होकर अपने पिता की तरह ही बायोलॉजी और साथ ही इंजीनियरिंग करने लगा। प्रोफेसर विल के बेटे ने ह्यूमन बॉडी और मैकेनिकल चीजों के अटैचमेंट्स पर खूब नोट लिखा। वो उसे बायोफ्यूजन बुलाता था। उनकी सोच काफी अजीब थी, पर उनके पिता की तरह ही उन्हें भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। जल्द सोडोर स्टेशन के पास कई सारे लैब्स बनी, शेड 17 भी। प्रोफेसर का एक बेटा हुआ, जो कि और कोई नहीं बल्कि थॉमस था। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बाट। लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरे तो मुड़ मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। थॉमस बड़ा ही प्यारा लड़का था। वो हमेशा स्टेशन में घूमता रहता था अपने कैमरे के साथ। Hi, Mr. Hartley. Morning, Thomas. थॉमस को ट्रेन से बड़ा लगाव था। सोडोर आइलैंड में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी एक दिन Come on, we're gonna be late. What's the time? Thomas, get moving. Young Thomas loved following railway. He'd be out all the time, hoping to catch a new train on his camera. 11:45's coming through soon. He won't wait for us. Unfortunately, he didn't take as much notice to the safety signs. I'm not being late again. Have we missed it yet? Wait for the 11:45. Never mind the 11:45. We must be late again. Tommy, come on. It's always held up. थॉमस के पिता उसके बॉडी पार्ट्स को लेकर शेड 17 में घुस गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन थॉमस जिंदा है या नहीं ये अभी तक पता नहीं चला। प्रोफेसर विल आए अपने पोते को देखने, पर शेड 17 में घुसने के बाद वो भी बाहर नहीं आ रहे थे। दोनों बाप बेटे रेगुलरली बाहर से चीजें मंगवाते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी को भी शेड 17 के अंदर जाने नहीं दिया। 1 साल बीत गया, पर किसी ने थॉमस के बारे में कुछ भी नहीं सुना। 1 साल तक शेड 17 से कुछ भी बाहर नहीं आया, तो ये ऑब्वियस था कि अभी तक थॉमस की बॉडी वहाँ अंदर ही मौजूद है। सोडोर आइलैंड में ये सवाल फैला कि क्या बेचारे थॉमस को फ्यूनरल तक नसीब नहीं होगा। 1 साल बाद शेड 17 से थॉमस को बाहर निकाला गया। थॉमस ने मेरी तरफ देख हाय बोला, और तभी एक लेडी बेहोश होकर गिर गई। थॉमस को देख मेरे से और रुका नहीं गया, तो मुझे शेड के साइड में भागना पड़ा। Hey, are you alright, Keith? 24 घंटों में थॉमस द टैंक इंजन का न्यूज इतनी तेजी से फैला कि दुनिया भर के न्यूज चैनल सब सोडोर आइलैंड में आ गिरे।
खूब सारे रिपोर्टर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया और सबका एक ही सवाल रहता था कि थॉमस को फर्स्ट टाइम देख के मैंने क्या किया। What did you think when you first came to meet Thomas the Tank Engine? What was your reaction when you first met a talking tank engine? हाँ, मैंने नेशनल टीवी पर सबके सामने उल्टी किया, बार बार। टाउन के बच्चे मुझे वॉमिट मैन बुलाने लगे। थॉमस के पिता और उसके दादाजी से बहुत सारे सवाल पूछे गए, मगर उन दोनों ने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना सही समझा। वो सवाल था कि क्या थॉमस कभी रेलवे के लिए काम करेगा। उनका जवाब था नहीं, क्योंकि थॉमस के इंजन को गर्म करना पड़ेगा उसे चलाने के लिए, और किसी के पास कोई आइडिया नहीं था कि क्या ऐसा करना सेफ होगा या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ के वजह से थॉमस के ऑर्गन्स डैमेज हुए तो वो मर भी सकता है। दुनिया भर के अलग अलग देशों के बिलियनर्स और बायोफ्यूल ट्रेन्स बनाने के लिए प्रोफेसर विल और उनके बेटे को अप्रोच करने लगे, पर उन्होंने सभी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज किया। मगर एक शख्स था जिसके वजह से इन सब बायोफ्यूल्स एक्सपेरिमेंट्स को वापस से शुरू किया गया। ये शख्स था सोडोर आइलैंड का रेलवे कंट्रोलर सर टोफम हैट। टोफम हैट असल में एक इवल पर्सन था जिसे बस पैसे बनाने से मतलब था। बायोफ्यूल ट्रेन्स पूरी दुनिया का अटेंशन सोडोर रेलवे स्टेशन पर ले जाएगा, जिससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, और वो ये बात अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने फोर्सफुली बायोफ्यूल ट्रेन्स के एक्सपेरिमेंट्स को वापस से चालू करवाया। कई सारे बायोफ्यूल ट्रेन्स बने जो बिना फ्यूल के ही चलते थे। हालांकि हेरल्ड द हेलीकॉप्टर को उड़ाने से बैन किया गया, उसे बनाने वाले ही उसकी गारंटी नहीं दे पा रहे थे। साथ ही बायोफ्यूल ट्रेन्स कुछ नहीं बस प्रॉब्लम बनते जा रहे थे रेलवे डिपार्टमेंट के लिए। थॉमस, जो कि फर्स्ट बायोफ्यूल ट्रेन माना जाता था, वो इतने अच्छे से काम कर रहा था। हालांकि उसके बाद बनने वाले सभी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। मैविस डीजल इंजन एक्सपेरिमेंट एक पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैविस के अंदर फ्यूल डाला गया। शुरुआत में सब सही लग रहा था, लेकिन अचानक मैविस द इंजन के इंटरनल ऑर्गन्स जलने लगे। कुछ ही मिनटों में मैविस जलकर मर गया, जिसके बाद सभी बायोफ्यूल ट्रेन्स को फ्यूल देने से बैन किया गया। थॉमस के पापा ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया जब उन्हें पता चला कि पैसों के लिए बायोफ्यूल ट्रेन्स पर अत्याचार हो रहा था। यही सब देखते हुए थॉमस के दादाजी ने भी एक बहुत ही कठोर कदम उठाया। प्रोफेसर विल अपने बायोफ्यूल ट्रेन्स के बुरे हालत को देख ये सदमा सह नहीं पाए, तो उन्होंने खुद को खत्म करना सही समझा। सोडोर आइलैंड में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बायोफ्यूल ट्रेन्स अब प्रॉफिटेबल सोर्सेस नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स का भंडार बन रहे थे, जिसको बहुत ही जल्द रेलवे डिपार्टमेंट को रोकना पड़ेगा। साथ ही थॉमस को एक बहुत ही बड़ा सच पता चला। आखिर क्या था वो सच और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखे थॉमस द डेड एंड। Biofused engines will be ignored no more. The secrets of Sodor will be revealed. The state-sponsored torture of engines must be stopped. It must be late again. Thomas, come on. It's always held up.
अब तक आपने देखा कि एक ट्रेन एक्सीडेंट ने कैसे एक नादान बच्चे को एक टैंक इंजन बना डाला। थॉमस फर्स्ट बायोफ्यूज्ड इंजन माना जाने लगा, जिसके बाद टॉफम हेड के जोर देने पर थॉमस के पिता और उसके दादाजी ने कई सारे बायोफ्यूज्ड व्हीकल्स बनाए, मगर सबके सब धीरे धीरे सोडोर आइलैंड के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। इंजन्स या तो अपने आप मर जा रहे थे या फिर एक्सपेरिमेंट्स में मारे जा रहे थे। फायरमैन की उल्टियां और प्रोफेसर विल के मौत को देखते हुए शुरू करते हैं एपिसोड 2। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात, लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम, कभी उतरे तो मुड़ मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। सोडोर आइलैंड में अब एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा था। इस बार गॉर्डन के अंदर फ्यूल डाला गया। ये एक्सपेरिमेंट एक सीक्रेट था, बस टॉफम हेड, डॉक्टर ओवन, फायरमैन और कुछ कर्मचारी मौजूद थे। एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रिकॉर्ड किया गया। अचानक गॉर्डन दर्द से चिल्लाने लगा और इससे पहले कोई कुछ करता गॉर्डन फट गया। गॉर्डन तो खत्म हुआ ही, साथ ही कई सारे कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए। टॉफम हेड ने सबको एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाने से मना कर दिया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट काफी डेंजरस था जिसे उन्होंने चुपके से अंजाम दिया। किसी ने हेरल्ड द हेलीकॉप्टर को यूज करने के लिए सजेस्ट किया, जिसके बाद हेरल्ड में फ्यूल भरा गया। तुरंत सभी घायल कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के अंदर डाला गया। सब डर रहे थे कि क्या हेरल्ड उड़ पाएगा या बाकियों की तरह जल जाएगा, पर इस इमरजेंसी सिचुएशन में हेरल्ड पर ट्रस्ट करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। ऑर्डर मिलते ही हेरल्ड ने उड़ने का कोशिश किया। ऐसा होना लाजमी था, क्योंकि हेरल्ड के वाइटल ऑर्गन्स रोटर से कनेक्टेड थे, तो जैसे ही रोटर घूमा उसके सारे ऑर्गन्स फट गए। पूरे सोडोर आइलैंड में बस एक ही बायोफ्यूज ट्रेन था जो अच्छे से काम कर रहा था, और वो था हेनरी। टेक्निकल इश्यूज के कारण एक दिन गलती से हेनरी को शेड 17 में भेज दिया गया। हेनरी ने शेड 17 को बस बाहर से देखा और फिर वहां से भाग गया। हेनरी ने शेड 17 में कुछ ऐसा देखा जो ना ही वो बता पा रहा था और ना ही अपने अंदर दबा पा रहा था। एक दिन हेनरी टॉफम हेड के ऑफिस पहुंचा। उस 10 मिनट उन दोनों के बीच क्या बातें हुए वो आज भी एक राज है। उस रात हेनरी ने थॉमस को शेड 17 से दूर रहने को कहा, जिसके ठीक अगले दिन हेनरी के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। हेनरी जिंदा था, पर दोनों ड्राइवर्स जमीन पर मरे पड़े थे। टॉफम हेड एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचकर हेनरी को कहता है कि वो उसे क्रू में भेजेगा, जहां उसकी मरम्मत करके उसे वापस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेनरी बना दिया जाएगा। टॉफम हेड ने सरासर झूठ बोला। क्रू में इंजन्स की मरम्मत नहीं, बल्कि उनके पार्ट्स को खोलकर रिसाइकिल किया जाता है, और तो और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। टॉफम हेड को एक्सीडेंट से पहले स्पॉट पर देखा भी गया था। एक्चुअली टॉफम नहीं चाहता था कि हेनरी शेड 17 के बारे में किसी को भी बताए, तो उसने हेनरी को हमेशा के लिए ट्रैक से हटा दिया। हेनरी के चले जाने के बाद थॉमस बिना कुछ सोचे शेड 17 की तरफ बढ़ने लगा।
शेड 17 के अंदर पहुंचते ही थॉमस ने बहुत सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के मटेरियल्स को देखा। एक्चुअली ये कभी थॉमस था ही नहीं। रियल थॉमस तो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद इमीडिएटली मर चुका था। थॉमस के पिता और उसके दादाजी प्रोफेसर विल थॉमस के डीएनए को यूज करके एक साल तक कई सारे थॉमस इंजिन्स बनाने की कोशिश किए, मगर सब फेल हो गया सिवाय इस थॉमस के। तो बेशक थॉमस द टैंक इंजन के पास मरे हुए थॉमस की मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस है, पर वो रियल थॉमस नहीं है। इसके अंदर एक और थॉमस है जिसे केमिकल्स की मदद से खत्म किया जा ही रहा था कि तभी उसने कांच को तोड़ दिया और केमिकल पूरे शेड 17 में फैल गया। केमिकल के फैलने के कारण थॉमस का ये हालत हुआ और ये वाला थॉमस यहीं पे मर गया। थॉमस की दर्द भरी चीख को कुछ सोडोर आइलैंड के सिटीजन्स ने सुन लिया और तुरंत उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। रातों रात टॉफम हेड अपने सारे पैसों को लेकर भाग गया और फिर उसे कभी देखा नहीं गया। तुरंत सोल्जर्स आए और जो भी थ्रेड्स उनको मिला उन्होंने सबको न्यूट्रलाइज किया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बायोफ्यूजन ट्रेन्स बनाने का फॉर्मूला पूरी दुनिया में फैल चुका था। पैसों की लालच में टॉफम हेड ने फॉर्मूला को बहुत सारे देशों को बेच दिया और तो और कई सारे लोग बायोफ्यूज ट्रेन्स बनने के लिए खुद को वॉलंटियर तक करने लगे। बायोफ्यूज ट्रेन्स बनाकर सोडोर आइलैंड ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जिसके वजह से ढेर सारा हंगामा हुआ। कई दिनों तक सोडोर रेलवे स्टेशन बंद रहा और टॉफम हेड पता नहीं कहां अंडरग्राउंड हो गया। सारे सवाल हमारे वॉमिट मैन पे उठे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कुछ टाइम बाद सेलिब्रिटीज की मदद से सोडोर रेलवे स्टेशन को दोबारा पॉपुलराइज किया गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन सिर्फ सोडोर आइलैंड में। टॉफम के भागने से सारा ब्लेम मुझ पे आया, जबकि मैं बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है। उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता तो वो काम से निकाल देता, और अब ऑर्डर को पूरा किया तो सब मुझ पर ही कूद रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि मैंने स्काई न्यूज चैनल पे टट्टी कर दी। टट्टी मान, टट्टी मान। जापान में फॉर्मूला को मॉडिफाई किया गया और बायोफ्यूज इंजिन्स को मजबूत और सेफ बनाया गया। जापान एक बहुत ही बड़ा देश है, तो बेशक सोडोर आइलैंड से बेहतर रिसोर्सेस रखते हैं। चलिए एक नजर हम जापान के बॉक्सिंग रिंग पे देते हैं। वाह, कितने सारे लोग मौजूद हैं।
आप अभी एक ऐसा मैच देखने जा रहे हो जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज काफी बड़ा मैच होने जा रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे लेफ्ट साइड पर है हमारे खास खिलाड़ी रोस्टर और मेरे राइट पे है जूडो। मैच शुरू होता है अब। ये दोनों टैंक इंजिन्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर आज बात है सर्वाइवल की, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जिंदा लौटेगा। दूर दूर से लोग आए हैं। लगातार मुक्कों की बारिश ने जूडो को नीचे गिरने पे मजबूर कर दिया। यही एक लौता मौका था जूडो को खत्म कर खुद सरवाइव करने का। उससे पहले कि वो उठता, रोस्टर एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक जूडो मरा नहीं। दर्शकों तो सर्वाइवल के लिए रोस्टर को अपने दोस्त और दोस्ती दोनों की कुर्बानी देनी पड़ी। मजबूरी लोगों से पता नहीं क्या कुछ नहीं करवाता। बेशक रोस्टर ये मैच जीत गया, पर वो बहुत ज्यादा दुखी था। जापान ऐसे घिनौने काम करके खूब पैसे कमा रहा था और वहां की जनता भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे दिल खोल के। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात। लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरे तो मुड़ मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। एनी और केविन दोनों की हाल ही में शादी हुई और एक दूसरे को ये दोनों बहुत प्यार करते थे। कहीं से इनको ये बात पता चला कि एक बार अगर ये बायोफ्यूज ट्रेन्स बन गए तो कभी नहीं मरेंगे और हमेशा साथ रह सकेंगे। तो इन्होंने खुद को बायोफ्यूज ट्रेन्स बनने के लिए वॉलंटियर किया। केविन एक ब्लैक इंजन बना और उसकी वाइफ एनी और उसकी ट्विन सिस्टर एक कोच बने। एनी और उसकी ट्विन सिस्टर को देखते हुए साथ ही कई और ट्विन ट्रेन्स बने। एक दिन एनी और उसकी बहन पर कुछ पैसेंजर्स को डाला गया, पर जैसे ही वो बैठे चेयर से खून निकलने लगा। यहाँ तक कि बाथरूम में भी। एनी और उसकी बहन को रिपेयर करने का कोशिश किया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन दोनों को रेलवे ट्रैक्स में इस्तेमाल करने से बैन कर दिया गया। केविन इस बात से बहुत खुश था कि अब उसकी वाइफ आराम से रहेगी बिना कुछ काम किए। कई देशों ने मिलकर जापान में एक बहुत ही बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम उन्होंने हिट लॉजिस्टिक्स रखा। ये ऑर्गेनाइजेशन बायोफ्यूज फार्मूला की मदद से सिर्फ ट्रेन से नहीं बल्कि कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। इनफैक्ट सोल्जर्स को बायोफ्यूज वेपन्स बनाकर जंग के लिए उन्हें रखने लगे। अब सोल्जर्स वेपन्स चला नहीं रहे थे, वो खुद वेपन्स बन रहे थे।
हिट लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे थे डॉक्टर ओवेंस, जो कि शेड 17 में भी काम कर चुके थे। मैंने डॉक्टर ओवेंस का एक सीक्रेट फुटेज देखा जिसमें वो गवर्नमेंट को अपने प्लेन्स के बारे में बता रहा था। साथ ही उसने एक स्टोरेज के बारे में बताया जिसके अंदर कुछ बहुत ही डेडली बायोफ्यूज कुछ ऐसा है जो उसने सरकार को बताया। उस फुटेज में वो सरकार से प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। कुछ तो था उस स्टोरेज में कैद जिसे डॉक्टर ओवेंस छुपा रहे थे, पर सच को कितना भी छुपाओ कभी ना कभी बाहर निकल ही जाता है। और इस सच को दुनिया के सामने लाने का काम करता है केविन। जो भी बायोफ्यूज्ड इंजन अच्छे से काम नहीं करता, हिट लॉजिस्टिक्स उन्हें मार देता। वो लोग इंजन को ऐसे खत्म करते जिससे कि बाहर के लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि एनी की ट्विन को जिंदा रखना बेकार था, तो हिट लॉजिस्टिक्स वाले लैब में उसे जला रहे थे। किसी ने एक बार भी सोचा नहीं था कि एक ट्विन के जलने से दूसरा वाला भी आग में झुलस पड़ेगा। What's the matter? What's happening? Ellie, please, stay with me. I can't go. I can't. Stay with me. Stay with me. No. 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 एनी को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते देख केविन पूरा टूट चुका था। जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसी के बॉडी के टुकड़े केविन के चारों तरफ बिखरे पड़े थे। अब केविन के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, बदला बदला और बदला। চোরের বাচ্চা, তোরা আমার বউকে মেরে ফেললি। তোরা আমরা বায়োফিউজ ট্রেন্সকে কি কষ্ট দিচ্ছিস, আর সহ্য করব না। এখন সরকারকে নাচাবার সময় এসেছে। केविन की बात में दम था। वाकई में टैंक इंजन पर कुछ ज्यादा ही जुल्म हो रहा था। जेफ नामक एक टैंक इंजन के चक्के निकालकर उसे स्ट्रीम जनरेटर के जैसे यूज किया जाने लगा, मगर बिजनेस बंद होते ही सब चले गए जेफ को छोड़ के। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि जेफ का क्या। 30 साल तक एक ही जगह रहने के कारण पूरा का पूरा शेड ही उसका बॉडी बन गया। एक दिन डॉक्टर ओवेंस आए जेफ को शेड से रिहा करने, पर वो नहीं जानते थे कि जेफ पूरा का पूरा शेड बन चुका था। इंटरनेट की वजह से धीरे धीरे लोग अब इस गंदे बायोफ्यूजन खेल को समझने लगे। सब में ही थॉमस, गॉर्डन और जेफ जैसे टैंक इंजन्स को लेकर दुख और गुस्सा था। जो लोग पहले बायोफ्यूज इंजन्स का मजा ले रहे थे, अब वही लोग इन रिसर्च को बंद करने के लिए हंगामा करने लगे। खूब नारे लगे इंजन्स के सपोर्ट में, यहाँ तक कि क्रैंकी का इस्तेमाल कर वो हिट लॉजिस्टिक्स के बेस को तोड़ने लगे। लोगों ने बिना क्रैंकी के बारे में जाने ही उसे यूज किया। क्रैंकी की बॉडी 360 डिग्री रोटेट करने के लिए बनी ही नहीं थी, पर उन लोगों ने ऐसा किया जिसकी वजह से क्रैंकी हिट लॉजिस्टिक्स के ऊपर गिर गया।
तभी गोली की रफ्तार में आया केविन और सीधे हिट लॉजिस्टिक्स के अंदर घुस गया। उसे पता था अंदर कुछ तो है जो गवर्नमेंट लोगों से छुपा रहा था, तो उसी खोज में केविन सभी कंटेनर्स को तोड़ने लगा। फाइनली केविन ने उस सच को आजाद किया जिसका सबको डर था। वहां अंदर कैद बायोफ्यूज्ड इंजिन्स भी नहीं बचे। ये सच और कोई नहीं बल्कि गॉर्डन था। टोफम हेड के फील्ड एक्सपेरिमेंट ने गॉर्डन को खत्म तो कर दिया था, पर डॉक्टर ओवेंस ने सभी मरे हुए बायोफ्यूज्ड इंजिन्स को उठाकर हिट लॉजिस्टिक्स में दोबारा बायोफ्यूज्ड एक्सपेरिमेंट करने लगा, जिसका रिजल्ट जाने अनजाने में गॉर्डन एक मॉन्स्टर बन गया जिसके अंदर कुछ नहीं बस गुस्सा भरा था। मॉन्स्टर गॉर्डन एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट G1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम खड़ा हूँ जापान की सड़क में। ये रहा गॉर्डन जो कि पता नहीं कैसे मकड़ी बन गया, और ये रही हमारी जापान की सरकार जो कि गॉर्डन पर नियंत्रण पाने की कोशिश में है। Attack now! AK-47, टैंक्स और मिसाइल्स, इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में आकर गॉर्डन ने अपने बॉडी के अंदर से पर्सी के डेड बॉडी को निकाला। ये देख कैप्टन समझ गए कि आखिर गॉर्डन का इरादा क्या है, और तुरंत उन्होंने अपनी सेना को सावधान किया। Ambush! Ambush! वो पर्सी को फेंक रहा है। मेरी तो जान पड़ गई। जापान के लिए वो एक काफी भारी दिन था। शाम हो गया और गॉर्डन सड़क पर चल रहा था। ये एक बहुत ही शेमफुल सिनेरियो था जापान के लिए, क्योंकि सीना चौड़ा करके उन्होंने हिट लॉजिस्टिक्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी को उठाया था। एंड अनफॉर्चुनेटली हिट लॉजिस्टिक्स तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही अब जापान के लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ गए। शर्म से उनकी सरकार का सर झुक गया, क्योंकि उन्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि ये तबाही सिर्फ और सिर्फ बायोफ्यूज्ड इंजिन्स के मिसयूज के कारण हुआ। फिलहाल गॉर्डन को रोकना उनका मेन पर्पस था, जिसके लिए एक बैठक बिठाया गया और फाइनली एक प्लान तैयार किया गया। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बात। लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरे तो मुड़ मुड़ के,
Thomas and his friends. करीब करीब रात के 3 बजे जापान की फौज प्लान के मुताबिक ब्लू माउंटेन क्वेरी पहुंचे, जहां गॉर्डन आने वाला था। गॉर्डन वहां सिर्फ और सिर्फ सभी बिल्डिंग्स को तबाह करने आ रहा था, क्योंकि ब्लू माउंटेन क्वेरी में 2 काम होते हैं। पहला काम स्लेट और स्टोन्स को सोडोर आइलैंड में सप्लाई करना, और दूसरा चुपते छुपाते बायोफ्यूज ट्रेन्स पर एक्सपेरिमेंट करना। कुछ ही मिनटों में फाइनली गॉर्डन स्पॉट पर पहुंच गया। करीब 100 से भी ज्यादा सेना हथियारों के साथ मौजूद थे, पर किसी ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले गॉर्डन को एक सरप्राइज देना था। ये सरप्राइज और कोई नहीं बल्कि थॉमस था। मैंने सुना है कि 25 ऑपरेशंस के बाद थॉमस को दोबारा जिंदा किया गया। ये कहीं से वो थॉमस नहीं दिखता जिसे मैं जानता था। ये वाला थॉमस ना ही इंजन था और ना ही एक इंसान। ये एक अजीब सा ही क्रिएचर बन गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। क्योंकि गॉर्डन के सारे दोस्त मारे जा चुके थे और उन्हें रीएनिमेट करने के लिए रिसर्चर्स के पास उनका डीएनए नहीं था, तो थॉमस को ही दोबारा जिंदा किया गया। आफ्टर ऑल वो भी तो गॉर्डन का एक दोस्त ही था। थॉमस एक अकेला ऑप्शन था गॉर्डन को रोकने के लिए। गॉर्डन को देख थॉमस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अचानक गॉर्डन को अपना दोस्त थॉमस दोबारा याद आया और फिर उसने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों दोस्त एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए कि तभी जापान के पहाड़ों में कुछ ऐसा छुपा था जो फाइनली रिवील होने जा रहा था। ये एक जायंट बायोफ्यूज्ड पत्थर था जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। थॉमस की आंखों के सामने उसके दोस्त को कुचलकर मार दिया गया। उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि गॉर्डन के सामने उसे बस इसीलिए लाया गया ताकि कुछ मिनटों तक गॉर्डन रुक जाए बिना कोई मूवमेंट किए। थॉमस के दर्द को मेरे से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ।
प्लान के मुताबिक गॉर्डन खत्म, प्रोजेक्ट G1 खत्म। इस धोखे ने थॉमस को खामोश कर दिया। बहुत ट्रस्ट करके गॉर्डन के सामने दोस्ती के लिए वो आया था। इन सब को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ही उसका एक लौता दोस्त हूँ। मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इतनी सारी तबाही और अनगिनत मौतों को देखते हुए पूरी दुनिया में बायोफ्यूज्ड एक्सपेरिमेंट्स को बैन कर दिया गया। हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, उसकी आंखें हिल रही हैं। शायद इसे शॉक देना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी, चुप करो। सिक्योरिटी। अरे मजाक है क्या? निकालो कोई इन्हें आईसीयू से बाहर। ये आदमी अब हमारे केयर में है। रिलैक्स कीजिए मिस्टर वॉमिट मैन, अब आप हमारे हाथ में हो। कुत्तों जैसे पीछे पड़े थे ना तुम सब मेरे। बस कुछ बायोफ्यूज चूतिया इंजिन क्या बना लिया, इतना बवाल, वाह। लेकिन खुद जो इतनी तबाही लाई, उसका क्या? उसका कुछ नहीं। मैं करूं तो गलत। डॉक्टर ओवेंस, वॉमिट मैन और तुम सब किसी को नहीं छोड़ने वाला। बस कुछ दिन और, फिर देखना तुम सबका क्या हाल होगा। तुम सबके लिए मैंने कुछ बहुत बढ़िया सोचा है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ होना चाहिए। अरे पागल, 50 साल पहले टोफम को उस तरह भागते देखा गया था, फिर पूरा जंगल सील कर दिया गया। तुझे लगता है वो चूतिया टोफम वापस आ जाएगा? बात तो सही है, पर यहाँ वार्निंग साइंस भी तो है। अरे सालों से वहाँ से ना कुछ आया और ना ही कुछ वहाँ गया। और रही बात चूतिया टोफम की, वो तो साला अब तक मर चुका होगा।